हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी। इसमें दोस्तों जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए साइंस का चैप्टर वाइज मॉक लेकर आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों 100+ प्रश्न होंगे। ये टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साइंस वाले विद्यार्थी के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को जानकारी मिल सके और दोस्तों वो ये वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तू को, लिनियस को या फिर थियोफ्रेस्टस को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस। कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? बताइए दोस्तों, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिंसन या फिर एंगलर? तो इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो लिनियस हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिनियस। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों, वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय थे, जर्मन थे, स्वीडिश थे या फिर ब्रिटिश थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडिश। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है ये स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है। बताइए दोस्तों, पुष्पी पादपों को किस ग्रुप में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में या फाइनरोगैम्स में या ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनरोगैम्स में। पुष्पी पादपों को फाइनरोगैम्स में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइनरोगैम्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है दोस्तों? अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्टोगैम्स में। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? जीन्स है या फैमिली है, स्पेसीज है या आर्डर है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसीज। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। बताइए दोस्तों, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादप रोग होते हैं या जड़विहीन पौधा होता है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स जो हैं ये जलीय पौधे होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को, जाति तथा किस्म को, कुल तथा वंश को, गण तथा कुल को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वंश तथा जाति को बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, अनावृत बीजी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये जीवाणु की जो खोज थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? बताइए दोस्तों, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सभी जीवाणु सुपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ सुपोषी होते हैं, या सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं तथा किंतु कुछ जीवाणु जो हैं वो सुपोषी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? बताइए, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं।
तो इसका सही आंसर टिक करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका सही आंसर है इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, बताइए दोस्तों। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्रकणिका। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, बताइए। जीवाणुओं की साधारण आकृति जो है वो क्या होती है? छड़ रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिल होती है या फिर कोमा रूपी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छड़ रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति जो है ये छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु या स्पाइरिला? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है, गोलाणु। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, बताइए दोस्तों, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रियो या बैसिलस, कोकस या स्पाइरिला? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोकस। एक गोल जीवाणु जो है ये कोकस कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, बताइए दोस्तों। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या हरे शैवाल में? तो जो वास्तविक केंद्रक होता है ये दोस्तों जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है, बताइए दोस्तों। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकीलवक या जीर्णधर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णकीलवक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है वर्णकीलवक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चर प्रसिद्धि क्या है, बताइए दोस्तों। पाश्चर प्रसिद्धि है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी में के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए या शराब के किण्वन के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर ईस्ट? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन सा है, क्या है दोस्तों? इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकारी जीवाणु या सड़ाने वाले जीवाणु या नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु या नाइट्रीकारी जीवाणु? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं, बताइए दोस्तों। मूल ग्रंथिकाएं किसमें पाई जाती हैं? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, या केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, या सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी भी नहीं, या सभी पौधों में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक नमकवाने आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? बताइए दोस्तों, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इसी तरह मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? बताइए दोस्तों, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है?
कॉरिनी बैक्टीरियम या एशेरिचिया कोलाई या वाइब्रियो कॉलेरी या बैसिलस एंथ्रेसिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एशेरिचिया कोलाई। ये मानव की आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? बताइए दोस्तों, तपेदिक, क्षय रोग या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला वायरस या फिर दोस्तों जीवाणु, या फिर माइकोबैक्टीरियम जीवाणु, या डिप्लोकोकस जीवाणु, या स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु होता है। टीबी को उत्पन्न करने वाला माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। बताइए दोस्तों, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। बताइए दोस्तों, कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवृत बीजियों से? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका भित्ति 20 मिनटों में प्रभावित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 4, 16, 18 या 64? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 64। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? बताइए दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली या फिर मकई? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बताइए दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण करना, या जड़ों को लाल रखना, या प्रकाश का अवशोषण करना? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताइए दोस्तों, इनमें से बैक्टीरिया से होने वाला रोग बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तपेदिक। तपेदिक जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? बताइए दोस्तों, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या एनाबिना? इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनाबिना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। बताइए दोस्तों, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टोक, बैसिलस या लैक्टोबैसिलस? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर निमेटोड? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। दोस्तों कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या खमीर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या जेंथोमोनास या स्यूडोमोनास? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजोबियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इवानोवस्की। इवानोवस्की इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप
या सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है वायरस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? शैवाल में, विषाणुओं में, लाइकेन्स में या फिर जीवाणु में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणुओं में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टीएमवी शब्द संबंधित है? बताइए दोस्तों, टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से या विषाणु के प्रजनन से? तो टीएमवी शब्द जो है दोस्तों ये विषाणुओं से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? बताइए, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से? तो बताइए दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो है ये विषाणु से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाणु से। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, कुत्ते के काटने से जो विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या चेचक? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। इसी के लिए दोस्तों रेबीज का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? बताइए दोस्तों, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड ने या फिर वाक्समैन ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके के लिए एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी टीबी के टीका की, एड्स के टीका की, पोलियो के टीका की या चेचक के टीका की? अभी दोस्तों हमने देखा चेचक के टीका के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित शरीर में, पानी में या चीनी के विलयन में? विषाणु दोस्तों जो है ये जीवित शरीर में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवित शरीर में। अगला प्रश्न है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं या ये गुणन कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में या जीवाणुओं में? बताइए दोस्तों, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणुओं में। विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स के कारण बताइए दोस्तों, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, या राइबोफ्लोविन की कमी या जीवाणु संक्रमण? एड्स के कारण बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? बताइए दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स है। ऑप्शन डी, एड्स। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA, दोहरी सूची RNA या एक सूची DNA या दोहरी सूची DNA? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सूची RNA। एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण बताइए दोस्तों, बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या अमीबा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वायरस। एड्स वायरस बीमारी है, वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है? तो दोस्तों इबोला जो है ये एक वायरस है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है या संचार प्रणाली है? तो सार्स दोस्तों ये विषाणु जनित एक रोग है, विषाणु जनित एक रोग है सार्स। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, जीवाणु, कवक या फिर शैवाल? खसरा दोस्तों इनमें से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या फिर हैजा? बताइए दोस्तों, विषाणु के कारण होने वाला रोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेचक। चेचक जो है ये विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों, जानवरों में जो फुट एंड माउथ रोग हो जाता है, खुरपका और मुंहपका, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व बताइए दोस्तों। मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या शैवाल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवालों की जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? बताइए दोस्तों, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल दोस्तों यूक्लोरेला मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा? बताइए दोस्तों, सरगासो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? कवकों के कारण, आवृतबीजियों के कारण, शैवालों के कारण या ब्रायोफाइटा के कारण? तो सरगासो दोस्तों ये शैवालों के कारण सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस? बताइए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? टेक्टोकार्पस से, लेमिनेरिया से या ओडोगोनियम से या यूलोथ्रिक्स से? बताइए दोस्तों, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेमिनेरिया से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से या जलीय शैवालों से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्री शैवालों से। केल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषित है? बताइए दोस्तों, इनमें से सुपोषित कौन सा है? तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा? सुपोषित दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। शैवाल सुपोषित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? बताइए दोस्तों, चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करने वाला इनमें से कौन सा है? नीलहरी शैवाल है, राइजोबियम स्पीसीज है, कवक मूल कवक है या दोस्तों एजेंटोबैक्टर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीलहरी शैवाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला या फिर ओडोगोनियम? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरेला शैवाल। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, लाल सागर का लाल रंग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मौस, शैवाल, कवक या जीवाणु? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। अगला प्रश्न है, एगार किससे तैयार होता है? बताइए दोस्तों, शैवाल से, लाइकेन से, कवक से या ब्रायोफाइटा से? एगार जो है ये दोस्तों शैवाल से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधों कौन से होते हैं? बताइए दोस्तों, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस या फर्न? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी फंजाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, सेलुलोज की, प्रोटीन की या काइटिन व हेमीसेलुलोज की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काइटिन और हेमीसेलुलोज की। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में या अल्कोहल के रूप में?
कवकों द्वारा रिजर्व दोस्तों भोज्य पदार्थ जो हैं ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, सुपोषी, विविधपोषी या मृतजीवी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विविधपोषी। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है? बताइए दोस्तों, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किससे होता है? शैवाल तथा ब्रायोफाइटस के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच, या शैवाल तथा कवकों के बीच? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोल्स, जूफिलस, या साक्सिकोल्स, या कोप्रोफिलस? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्टिकोल्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? बताइए दोस्तों, इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कवक में। अगला प्रश्न है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों, आलू का लेट ब्लाइट इनमें से किसमें उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेस द्वारा। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक जो है ये सैक्रोमाइसीड सेरेविसी होता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैक्रोमाइसीड सेरेविसी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, या जीवाणु है?